गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज ही हमारी टेट सीरीज नंबर 6 होगी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन। इससे पहले हमने सामान्य अध्ययन पर 5 वीडियोज बनाई हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए स्पेशल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखना, इसमें बताना कि जो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहे की जो प्राप्ति थी ये हुई थी वैदिक काल में। इसे हम हड़प्पा काल और इसके बाद में वैदिक काल पढ़ते हैं। तो वैदिक संस्कृति एक लोहयुगीन संस्कृति थी और जबकि हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य युगीन संस्कृति थी। इसमें एक विष धातु कांस्य, ब्रोंज, कांस्य युगीन। ये क्या थी? कांस्य युगीन संस्कृति। हड़प्पा एक कांस्य युगीन संस्कृति थी। इसमें कांस्य की खोज हुई थी या कांस्य का उन्होंने निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि क्या होती है? जो एक बार एक लाइन तो उसकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी, दूसरी राइट टू लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे सर्पिल आकार में स्पाइरल लिखी जाती है। वो एक लाइन ऐसे चलेगी, दूसरी ऐसे, ये ऐसे चलेगी, ऐसे। तो इसके 2 अभिलेख मिले हैं जो अशोक कालीन थे और दोनों ही भारत से बाहर थे। एक तो शहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शहबाजगढ़ी। ये कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। एक क्या थी? मानसेहरा। एक मानसेरा थी जो हजारा जिले में थी और एक शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो अशोक के अभिलेखों की भाषा रही है प्राकृत भाषा। प्राकृत तो क्या एक भाषा है और खरोष्टी एक लिपि है। तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। लेकिन 2 अभिलेख उसके खरोष्टी में मिले हैं। खरोष्टी में कौन कौन से? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? चाणक्य को नियुक्त किया था। चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम एक विष्णुगुप्त भी नाम था। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा है। और एक नाम था कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है तीनों। तो मौर्य वंश के या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त। और प्रधानमंत्री कौन हुए इनके? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में। वितस्ता का युद्ध। वितस्ता किस नदी का नाम है? झेलम नदी का नाम। झेलम नदी पर लड़ा गया था झेलम, और सिकंदर पोरस के बीच में। तो क्या आ जाएगा? सी आंसर। पोरस को पुरु भी कहते हैं, पुरु। ये पंजाब का शासक था। हालांकि बाद में युद्ध के बाद इनमें मित्रता हुई थी और सिकंदर ने जब और इसमें प्रवेश करने के लिए भारत में अपनी सेना को भेजा, उसने सिंधु की सहायक नदी व्यास नदी, और कहीं पर यह लिखा हुआ है कि चिनाब नदी, व्यास नदी, व्यास नदी का नाम एक बिपाशा नदी भी है, इसको पार करने से मना कर दिया था। युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसोफेलस, ब्यूसोफेलस नाम था सिकंदर के घोड़े का नाम। तो एक झेलम नदी के किनारे एक नगर भी बनाया था, ब्यूसोफेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? देखना, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराया था, ये अरुणा आसफ अली ने फहराया था। उससे पहले मातंगनी हजारा ने फहराया था, लेकिन मातंगनी हजारा की अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनकी क्या होगी थी? इनको तो गोली मारी गई थी, इनकी हत्या की थी। तो बाद में किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अरुणा आसफ अली। और इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। गांधी जी ने इसी में नारा दिया था, करो या मरो का नारा। 8 अगस्त को शुरू हुआ था, तो करो मरो का नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। वो 9 अगस्त को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था, 9 अगस्त 1942 को। इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर, जीरो आवर के तहत सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था। इसमें कोई ये नेता नहीं था जिसको लीड करता था, क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और 2, पार्लियामेंट सुधार,
पार्लियामेंट्री सुधार कब हुआ था? 1909 में। इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक आधार पर चुनाव क्षेत्र घोषित किए गए थे। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत में आया था, ये रोलेट एक्ट में एक संशोधन करना चाहता जो 1919 में बना था। इसका पूरे देश में ही आंदोलन का विरोध किया गया था। चोरी चोरा घटना क्या थी? ये गोरखपुर में सन 1922 में हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, और दांडी यात्रा सन 1930 में गांधी जी ने शुरू की थी। तो पार्लियामेंट्री सुधार का ये संबंध किससे होगा? पार्लियामेंट्री सुधार, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट में तो 3 हो जाएगा। अच्छा, और एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। यहां से देखिए, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, देशव्यापी आंदोलन। और चोरी चोरा घटना में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। दांडी मार्च में नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा आंसर डी में 5 है और सी में तीसरा है, तो सी में सेकंड, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। इसका क्या होगा? बेस्ट आंसर डी ऑप्शन, इनको मिलान करने पर जो ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? देखना, गांधी जी ने सन 1930 में अंग्रेजों के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 11 फोल्डेड डिमांड्स, अंग्रेजों ने यह नहीं मानी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, ये की गई थी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 से। और जब ये दांडी गांव में पहुंचे थे, मौसाना जिला है नौसारी जिले के, वहां पर 5 अप्रैल या 6 अप्रैल, 5 को पहुंचे थे, 6 को नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। तो स्टार्ट कब की थी यात्रा? 12 मार्च 1930, और ये 241 मील लंबी यात्रा थी। 241, जिसे पूरे करने में 24 दिन लगे थे। गांधी जी के साथ में 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। 78 सहयोगी थे। वहां पर नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, मोनोपोली थी उनकी, एकाधिकार था। ये उनको चेतावनी देने के लिए कि हम भी नमक बना सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा। कहां से की थी? साबरमती से, साबरमती आश्रम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो ये कब शुरू हुआ? 1920 से, और 1922 तक चला है। 1922, और 20 में कब हुआ था? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ, और ये 5 फरवरी, जब चोरी चोरा घटना हुई थी, 5 फरवरी को वापस ले लिया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अगस्त 1920। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग, देखना, हंटर आयोग की जगह इसको लिखेंगे हम हंटर समिति। हंटर समिति, हंटर समिति क्या थी? संवैधानिक सुधारों के लिए। बी ऑप्शन है न्यायिक प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक को सुदृढ़ बनाने के लिए। हंटर आयोग यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने गठित किया था सन 1919 में। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल सन 1919 को। सन 1919 में घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग। और ये कहां पर है? एक लोकेशन है वहां की, अमृतसर में। इसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, जबकि हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि 279 लोग इसमें मारे गए हैं, जबकि इसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये कौन सी थी? हंटर समिति। हंटर समिति, इसके लिए बाद में हमने जो बनाई जांच के लिए कांग्रेस ने, वो बनाई थी पंजाब तहकीकात समिति। कौन सी थी? पंजाब तहकीकात समिति। तहकीकात समिति, ये इसका गठन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित किसकी पदावधि में हुआ? यानी कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, जबकि इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी। कहां पर? मुंबई के गवालिया टैंक पर। गवालिया टैंक, ये वाटर टैंक था, एक पानी का टैंक, उसमें हुई थी वहां पर। उसके पास में एक स्कूल था, संस्कृत विद्यालय। और संस्थापक कौन थे इसके? ए.ओ. ह्यूम, जो फाउंडर थे, संस्थापक। इसके संस्थापक का नाम ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, HYUM, ह्यूम। और जो इसके ये बने अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ये बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? देखना, नेपाल से तो सिक्किम की मिलती है, वैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम।
इनकी सीमाएं मिलती है, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत, देखना जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर 5 परत क्या होंगी, जैसे अर्थ है, अर्थ, इसके ऊपर 5 परत अगर देखी जाए तो 5 भाग बने हुए हैं। ये पहली परत हो जाएगी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 परत होंगी। पहली कौन सी हो जाएगी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। दूसरी होगी समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरी हो जाएगी मध्य मंडल। नंबर 4 हो जाएगी आयन मंडल, आयन। और नंबर 5 हो जाएगी इसमें बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। और इसके ऊपर अंतरिक्ष आ जाएगा। फिर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को हम क्या कहेंगे, स्पेस, ये स्पेस होगा। और ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होगा। इस 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम क्या कहेंगे, इसको एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल। और इसमें दिया है कि ओजोन मंडल क्या होता है, ओजोन मंडल होगा समताप मंडल का अधिकांश भाग मिलाकर और मध्य मंडल का कुछ भाग मिलाकर एक नया मंडल बनता है जिसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। ये क्या आ जाएगा, ओजोन मंडल। ओजोन, O3 इसका फॉर्मूला होता है, ओजोन मंडल। इसकी क्या विशेषता होगी, ये सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, जो यूवी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको अवशोषित करता है। ये मनुष्य में त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है अगर ये डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर बनता है इससे, त्वचा कैंसर। तो क्या आ जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत आ जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। अगर समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों दिए, हम समताप मंडल लगाएंगे क्योंकि इसमें समताप मंडल का अधिकांश भाग रहता है। तो मंडल कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो दूसरे मंडल और तीसरे मंडल का कुछ भाग मिलकर ओजोन मंडल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जैसे वन्य जीव विहार दिए हुए हैं और राज्य। वन्य जीव विहार बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। ये तो किसमें, कर्नाटक, ये कर्नाटक में। मानस कहाँ है, असम में, ये असम में है। रणथंभौर राजस्थान। सिमलीपाल है मणिपुर में, मणिपुर। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर है, राजस्थान में। ये आंसर इन्होंने सी बिल्कुल सही दिया है कि कौन सा जोड़ा सही है, हमें ये बताना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्यन, जैसे अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विंध्यन। इसके बीच में आएगा मालवा का पठार। ये क्या हो जाएगा, पठार। कौन सा है पठार, मालवा का पठार। ये मालवा का पठार होगा जो इसके बीच होगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है ना। तो बेतवा, चंबल, भीमा। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी जो कर्नाटक में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। भीमा किसकी सहायक नदी है, भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 16, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई? जो एमपी का एक फंड होता है अपना जिसमें विकास कार्यों में वो खर्च करते हैं, सांसद स्थानीय निधि, ये 1993 में शुरू की गई थी, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। पीवी नरसिम्हा राव, उनके शासनकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे। कब तक रहे, 1991 से 96 तक का इनका शासनकाल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1993 में ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखना, जो पंचवर्षीय योजना है FYP, 5 ईयर प्लानिंग, ये कौन शुरू करते हैं, ये नीति आयोग। इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये बनाएगा योजना आयोग FYP, 5 ईयर प्लानिंग। तो पहली जो शुरू की गई थी 1951 से सन 1956 तक चली थी। और जो दूसरी योजना थी 1956 से 5 वर्ष जोड़िए 1961 तक। दूसरी योजना का जो प्रारूप था ये महालोनोविस ने शुरू किया था, महालोनोविस। इसमें क्या था, जो बड़े कारखाने थे, लौह इस्पात कारखाने, उनकी स्थापना की गई थी। जैसे जो इस्पात कारखानों में आ जाएगा ये राउरकेला की स्थापना, या फिर जो उस बिहार में बना हुआ है, झारखंड में बना हुआ है, भिलाई के कारखाने की, दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। तो महालोनोविस इसके ये जनक हो जाएंगे। इन्होंने एक प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति,
देखना, जो राजकोषीय नीति की घोषणा करती है केंद्र सरकार करती है, जबकि मौद्रिक नीति की घोषणा ये आरबीआई करता है। तो राजकोषीय नीति किसके सिद्धांत पर? जो प्रोफेसर कीन्स हुए हैं, कीन्स, मेनार्ड कीन्स, ये बहुत ही एक उच्च अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने सिद्धांत जारी किया था। एक मुद्रा का सिद्धांत, व्यय का सिद्धांत, ये किन्होंने दिया, और महंगाई पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं। तो राजकोषीय नीति किसकी देन है? प्रोफेसर कीन्स। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया? तृतीयक क्षेत्र, देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 3 क्षेत्रों में से मिलकर बनी है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र, ये तो क्या आ जाएगा? कृषि क्षेत्र। दूसरे को हम कहेंगे उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ये सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या आ जाएंगे? सभी सेवाएं आ जाएंगी, जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, पुलिस प्रशासन, रक्षा सुरक्षा, होटल मोटल रेस्टोरेंट, ये तो सब क्या है? सेवाएं हैं। उद्योग में सभी उद्योग आ जाएंगे। और कृषि क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जैसे कृषि, पशुपालन, इसमें क्या? पशुपालन। और एक आ जाएगा मत्स्य पालन, मत्स्य। और इसमें खनन का भी कार्य आता है, खनन। ये सब क्या है? कृषि क्षेत्र। तो क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया, जो इसमें नहीं आती? तो टर्सरी में तो सेवाएं आती हैं। इसमें दिया ना मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना क्या होगा? मत्स्य में आ जाएगा। तो डी आंसर हमारा, कि मछली पकड़ना इसके अंतर्गत नहीं होता। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया क्या है? देखना, भूमंडलीकरण को कहेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? हम सब, यानी कि एकीकरण बढ़ता हुआ गया है, जैसे पूरी दुनिया एक उसमें सिमटती जा रही है। जैसे भूमंडलीकरण का होता है, जैसे वैश्विक गांव, यानी कि हम एक दूसरे में आयात निर्यात। अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? जो हमारी आय का स्रोत होता है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है? इससे एकीकरण बढ़ता है, यूनिटी बढ़ती है, यूनिफाई होते हैं हम। तो एकीकरण आंसर आ जाएगा इसका डी। नंबर 21, निम्न में कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि जो मौलिक अधिकारों में नहीं है। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसमें क्या हुआ था? जो मौलिक अधिकार थे, अनुच्छेद 19(1) F में एक लिखा हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटाकर 19(1) F से ये अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया था। आर्टिकल कौन सा है? 300A, जो अब एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, 300A। इसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक क्या है? विधिक अधिकार, विधिक, लीगल राइट। ये एक विधिक अधिकार है वर्तमान में, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? देखना, जो मूल संविधान में नहीं था लिखा हुआ, क्या नहीं था वो? जैसे एक मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होता है। मूल संविधान में मंत्री परिषद था, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं था। ये हमने बाद में जोड़ा था। आर्टिकल नंबर 78 और 74 और 75। आर्टिकल 74 और 75 में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। संविधान में मंत्री परिषद शब्द लिखा हुआ था। हमने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत एक नया शब्द जोड़ा है। कौन सा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैबिनेट होते हैं, जैसे एक कैबिनेट, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल और परिषद में क्या अंतर होता है? एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होंगे। कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़े तो होते हैं एक मंत्रालय में कैबिनेट। सबसे बड़े मंत्री कौन से होंगे? कैबिनेट। नंबर 2 होंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। नंबर 3 होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार के। नंबर 4 हो जाएंगे उप मंत्री, उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर्स। अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं तो इन चारों को जोड़ने पर तो क्या बनता है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर हम एक को लेते हैं, केवल एक मंत्रालय का एक ही मंत्री अगर शामिल करते हैं कहीं पर, ये मंत्री, ये हो जाएगा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल।
तो अगर कैबिनेट्स की मीटिंग होती है मंत्रिमंडल, अगर सभी मंत्रियों की होती है तो मंत्रिपरिषद। हमने मंत्रिमंडल कब जोड़ा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया था। देखना, जो संविधान का आधारभूत ढांचा, संविधान की परिमल यानी कि उद्देशिका कहेंगे या प्रस्तावना, ये प्रस्तावना, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अवसर की समता तथा ये व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, जो क्या है ये इस टाइप से क्या है संविधान की प्रस्तावना। तो हमने उसमें 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी और अखंडता, और एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष। इसमें संशोधन जब किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में, जबकि हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द जुड़े थे, तो 3 शब्द आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान किसकी गारंटी देता है? देखना, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं। तो समता का अधिकार, समता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक, ये राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार। तो समता के अधिकार की गारंटी कौन देता है? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 6, पहले कितने थे? 7। तो आर्टिकल नंबर 14 to 18 आएगा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप ये कहां से लिया? हमने जो संसदीय प्रावधान लिए, संसदीय अधिकार, ये सारे यूके से लिए, यूनाइटेड किंगडम से यानी कि ब्रिटेन से लिए हैं। तो संसदीय प्रणाली किससे आएगी? यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होता है? देखना, लेड और टीन मिलकर एक धातु ये बनाते हैं मिश्र धातु सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर, जिससे हम उसमें टांका लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा हो कि जैसे हमें 2 तार जोड़ने हैं, एक ये तार है और एक ये, इनको जब जोड़ना है तो यहाँ पर सोल्डर से हम वेल्डिंग टाइप में करते हैं। तो सोल्डर होगा जिससे हम टांका लगाएंगे। टांका लगाना, कभी आप कांटा पड़ने से टांका लगाते हैं, सोल्डर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सितारों का जगमगाहट का कारण क्या होता है? देखना, जो जगमगाहट या फिर उनका ये चमकना या टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना या जगमगाना, ट्विंकलिंग होना, ट्विंकलिंग, ये किससे आ जाएगा? अपवर्तन से। अपवर्तन का नियम, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि उसमें अभिलंब से दूर या करीब ले आता है जो उसकी प्रकाश की किरण होगी। तो अपवर्तन के कारण तारे रात को जगमगाते हैं या टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा यानी कि धोने, जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े धोने का सोडा। तो धोवन सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। देखना, ये तो खाने का होता है, खाना जो खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं कभी कभी। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये धोने का होता है। अगर हमें कपड़े वॉश करने हैं या कुछ और सफाई के लिए तो कपड़े धोने का सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? देखना, जो छोटी आंत होती है उसी में सबसे अधिक पाचन होगा। वैसे तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है ना। जैसे अगर हम ये देखते हैं, ये आंत होती है, सबसे अधिक जो किस में होगा पाचन? ये अग्नाशय से होता है। ऐसे बना लेंगे छोटी आंत, ऐसे उसमें एक बॉक्स टाइप में होती है रखी हुई, ऐसे बनती है यहाँ पर। अगर आप इसका डायग्राम देखें बायोलॉजी में इस तरीके से, तो ये क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है, तो वसा हो या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। लेकिन जो लिक्विड पदार्थ होते हैं अर्धतरल, उनका बड़ी आंत में होता है। तो क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, वो तो मुख से ही होता है। मुख जैसे दांत और जीभ, यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं, माल्टेज और टोइलिन। अगर यह है कि भोजन का पाचन कहां से होता है? मुख से। और भोजन कहां पचता है सबसे अधिक? छोटी आंत में। तो आंसर क्या आएगा इसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 30, सीमेंस किसकी इकाई है? ये होगी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, सीमेंस। देखना, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर दिया गया है कि विद्युत धारा, ये कंडक्टिविटी, उसकी चालकता कैसे चलती है तारों में या किसी जो ये वायर वगैरह होंगे उनमें कंडक्टिविटी कैसे आएगी? तो विद्युत चालकता, इसकी इकाई होती है सीमेंस।
तो ये हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।